हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4 ज्योग्राफी के लिए 118वां सेट लेकर के आया हूं, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 117 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, पहला सवाल है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। सवाल है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। विकल्प में दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बी विकल्प में है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। सी विकल्प में है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से इसे पढ़िए, देखिए, समझिए, मानचित्र को रिमाइंड कीजिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रिमाइंड कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आसाम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, ये तो कभी नहीं होगा विकल्प। इस बात याद होगा कि त्रिपुरा जो है ना, ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश आप देखेंगे कि बांग्लादेश से त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है, तो ये तो विकल्प नहीं होने वाला। ठीक है, और एक तरफ से देखेंगे मिजोरम है और एक तरफ से इसमें असम से घिरा हुआ है, तो ये विकल्प नंबर आप देखेंगे कि त्रिपुरा वाला भी नहीं होगा। ठीक, अब बचा विकल्प ए। आप यहाँ ध्यान से देखिए, अरुणाचल प्रदेश लगती है ऐसी सीमा, नागालैंड का भी लगता है, मणिपुर का भी लगता है, मिजोरम का भी लगता है। ये सभी 4 राज्य क्रम से ही हैं। आप देखेंगे मानचित्र में तो पहले मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम, और फिर इधर त्रिपुरा देखने को मिलेगा। तो ये क्रम से देखेंगे तो ये मणिपुर से लगा हुआ है। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार के साथ कुल मिलाकर कब देखेंगे तो 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, म्यांमार के साथ कुल मिलाकर 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, याद रखना है कुल मिलाकर 7 ऐसे देश हैं जिसकी सीमाएं भारत के साथ लगती हैं। वो कौन कौन सा देश है, तो याद रखिए, पहला है बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद है दूसरे नंबर पर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और एक आपका है अफगानिस्तान। इन 7 देशों की सीमाएं भारत के साथ लगता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, तो याद रखना है 5। चीन के साथ भी 5 राज्य की सीमा लगता है, पाकिस्तान के साथ भी और नेपाल के साथ भी। ठीक है, इन 4 देशों के साथ 5-5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, अलग अलग राज्य हो सकते हैं। ठीक है, और म्यांमार के साथ भी 4 और भूटान के साथ भी 4। ठीक है, जबकि अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य की सीमा लगती है, वो है लद्दाख, जो कि पीओके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आप डेटा याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया भी म्यांमार के साथ कौन कौन सी राज्य की सीमा लगती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैप पर भी, ये है आपका, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है आपका, ये म्यांमार है। इसमें देखेंगे तो पहले नंबर पर ये वाला लग रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर है मिजोरम। यहाँ देखिए त्रिपुरा यहाँ पर है, जो कि अब देखेंगे तो ये 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ठीक है, तो ये तो नहीं होता। और असम देखिए यहाँ पर है, ये असम की सीमा ये है, तो ये इसके बीच के में देखेंगे तो इसके असम और नागा, ये म्यांमार के बीच में कौन कौन सा राज्य आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, तो ये भी नहीं होता। तो यहाँ पे विकल्प नंबर क्या सही होगा, फिर ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल ही सही होता। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। आसान सा सवाल है ना, कि निम्नलिखित में से बताना है कि कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो याद होगा, कुलगाड़ी में सोना खनन क्रिया संपन्न होती है, और ये कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कालगाड़ी जो है ना, ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे
सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बताना है कि कौन सा युग्म यहाँ पे सही है। पहला दे रखा है बेंगलुरु, लौह इस्पात, कोरबा तांबा, मलाजखंड एल्युमिनियम, एक से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए पहला विकल्प के बारे में बात करें तो बेंगलुरु जो है ना ये वायुयान के लिए जाना जाता है, ना कि ये लौह इस्पात के लिए। ठीक है, वायुयान। ठीक है, सिलिकॉन वैली के नाम से भी इसे जानते हैं वैसे, है ना। कोरबा, कोरबा में देखेंगे कि यहाँ पे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि एल्युमिनियम का क्षेत्र है कोरबा में, तांबा यहाँ नहीं होगा। ठीक है, मलाजखंड आप लोग जानते होंगे कि ये मलाजखंड तांबा के लिए ज़्यादा फेमस है, ना कि एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी सही मैच नहीं है। विकल्प नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सही हो जाएगा ई विकल्प। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा दिया हुआ है। बेंगलुरु वायुयान के लिए प्रसिद्ध है, कोरबा एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए और मलाजखंड तांबा के लिए। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके लिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। डोडा बेटा दिया है विकल्प में, अनाईमुड़ी है, सद्भावना है, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही है। बात करें यहाँ पे डोडा बेटा के बारे में तो याद रखना है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। ठीक है, जबकि सद्भावना आप देखेंगे तो ये विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। ठीक है, सद्भावना के बारे में याद रखना है कि सद्भावना जो है ना ये विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका देखेंगे तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? बताना है निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। विकल्प में है तारापुर, खेतड़ी, मलाजखंड, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप देखेंगे तो खेतड़ी और मलाजखंड ये दोनों जगह तांबा उद्योग स्थापित है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी क्या होगा? बिल्कुल ही सही होगा। तारापुर क्या है? तारापुर में याद होगा ये यहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र, गृह केंद्र है। ठीक है ना, चलिए अच्छा याद रखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट कि राजस्थान को देश में तांबा भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान माना जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? सवाल है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? क्या ये महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग है, या प्रमुख वायु मार्ग है, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, या एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। विकल्प नंबर सी सही होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है ये। ठीक है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत बने इस राष्ट्रीय मार्ग की कुल लंबाई आप देखेंगे तो 5,846 किलोमीटर है। कितना? 5,846 किलोमीटर। अच्छा, इसे स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों कहते हैं? क्योंकि देश के 4 जो महानगर है ना उसे ये जोड़ता है। कौन कौन सी ये महानगर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है ना, इन 4 महानगरों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा इस महानगर पर आप देखें, इस मार्ग पर आप देखेंगे तो प्रमुख नगर कौन कौन से बसे हैं? तो याद रखिएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तो होगा ही। इसके अलावा अहमदाबाद, बेंगलुरु भी इसी मार्ग पर बसे हुए हैं। ठीक है ना, अच्छा ये परियोजना जो है ना लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं के द्वारा ये परियोजना शुरू की गई थी 2001 में। चलिए अगला सवाल है, भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है। सवाल है कि भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है। हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, या एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है जो केसर का उत्पादन करता है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, केसर दुनिया में सबसे महंगा मसाला होने के कारण इसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड गोल्ड। ठीक है ना, इसे कहा जाता है रेड गोल्ड।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा, है ना। केसर ना एक सुगंधित पदार्थ होता है जो केसर के पौधे के पुष्प के वतिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। वतिकाग्र मतलब स्टिग्मा जो होता है ना, उससे ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये भी याद रख सकते हैं यहाँ पे कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में केसर उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? ईरान है। कौन सा देश? ईरान। ईरान याद रखिएगा, केसर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है ईरान। भारत में बात करें तो जम्मू कश्मीर। चलिए, अगला सवाल है, आसान सा सवाल है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाते हैं? विकल्प में दे रखा है हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, एक उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। याद होगा, देवप्रयाग नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर के गंगा नदी बनाते हैं। ठीक है, देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। ठीक है, यह अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक। अच्छा, इसका उद्गम कहाँ से होता है इस गंगा नदी का? तो याद रखिएगा, गोमुख के निकट, है ना। भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड के, अब देखेंगे तो उत्तरकाशी जिला में एक गोमुख है, वहीं के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, अलकनंदा का उद्गम कहाँ होता है? ये भी पूछा जाता है सवाल कभी कभी कि अलकनंदा का उद्गम कहाँ होता है। तो याद रखिएगा, अलकनंदा का उद्गम स्थल जो है ना, सतोपंथ हिमानी से होता है। कहाँ पे? सतोपंथ हिमानी। ये वाला इस अलकनंदा के बारे में बात कर रहे हैं, इसका उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी है। सतोपंथ हिमानी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी आसान सा सवाल है। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है। अच्छा, सुनहरा रेशा क्रांति किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइए। सुनहरा रेशा क्रांति, नीली क्रांति बताइए। ये तो आसान सा सवाल है, ये तो बता सकते हैं आप लोग। नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, है ना, लाल क्रांति। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कहीं ना कहीं, है ना, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब आसान आसान सा है ना। जैसे कि सुनहरा रेशा क्रांति, तो ये जूट उत्पादन से संबंधित है, जबकि नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है ना। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा। झींगा आप लोग कितने लोग जानते हैं झींगा के बारे में? कितने लोग खाएं, कमेंट करके बताइएगा। झींगा से भी संबंधित है, झींगा मछली के उत्पादन से और प्याज के उत्पादन से। जबकि लाल क्रांति अब देखेंगे मांस से संबंधित है, और इसी में एक और लिख सकते हैं टमाटर। और श्वेत क्रांति, ये तो जानते ही हैं आप लोग, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक भारत में वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है, और श्वेत क्रांति को ही भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है ना। चलिए, अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। विकल्प में है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भारत के महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं तथा वस्त्र उत्पादन में भी यह अग्रणी राज्य है। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा कि सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लॉस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही थी। इसके बाद देखेंगे तो सबसे सफल जो आधुनिक कारखाना लगाई गई थी मुंबई में 1854 में। ठीक है, किनके द्वारा लगाई गई थी? तो कावस जी डाबर के द्वारा। ठीक है ना, और 1854 में तो स्थापित की गई थी। ठीक है, लेकिन जो उत्पादन शुरू हुआ था 1856 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये सब डेटा जरूर याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है,
निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। विकल्प में है जूट, मूंगफली, ज्वार, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ देखेंगे कि जूट और मूंगफली ये सभी नकदी फसल हैं, है ना, जबकि यहाँ पे देखेंगे ज्वार, ज्वार ये नकदी फसल नहीं है। ज्वार मोटा अनाज के अंतर्गत आता है और ये खरीफ फसल है। ठीक है, ज्वार एक मोटा फसल है, ठीक है ना, ज्वार मोटा अनाज के अंतर्गत आता है और ये भी याद रखिएगा कि ज्वार खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अच्छा, नकदी फसल किसे कहते हैं? तो नकदी फसलें वे फसलें होती हैं ना जिनका उत्पादन पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरीके से व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है, व्यापारिक दृष्टि से। ठीक है ना, ये याद रखना है। इसके अंतर्गत आप चाहें तो मूंगफली रखेंगे, जूट रख सकते हैं, गन्ना, तंबाकू, कपास, चाय आदि को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नकदी फसल के कुछ उदाहरण यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। पहला है मूंगफली, जूट, ये दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा गन्ना, तंबाकू, कपास, चाय। ठीक है ना, इसके अलावा और भी याद नहीं आ रहा है, बाकी ये याद रखिएगा। ये 4 याद रखिए, ये वाला, और ये 2 6 याद रखिए, काफ़ी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है? बताना है कि कौन सी मिट्टी दिए गए विकल्पों में से नदियों के द्वारा निर्मित होती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना। आसान सवाल, तो याद होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित होती हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हिमालय या फिर प्रायद्वीपीय नदियों के छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती हैं, याद होगा, है ना। पहला है नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर कह लेते हैं हम लोग, सिंपल से लिख देते हैं खादर मिट्टी, जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। और दूसरा है आपका बांगर मिट्टी, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना। खादर मिट्टी क्या है? तो खादर का जो निर्माण है ना, खादर का निर्माण नदी के बाढ़ मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी के नवीन परत बनती हैं। वहीं बात करें बांगर के बारे में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में, तो ये मिट्टी की स्थित बाढ़ की पहुँच से दूर कुछ ऊंचाई पर स्थित होती हैं। मिट्टी की स्थित बाढ़ की पहुँच से दूर कुछ ऊंचाई पर ये स्थित होती हैं। ठीक है, जलोढ़ जो मिट्टी होती है ना, ये भारत की सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी भी है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ठीक है ना, याद रखना है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। फिर भी जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती मानी जाती है। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके लिए। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? बताना है बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है। विकल्प में है केला, आम, लीची, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह भी आसान सा सवाल है, बता ही सकते हैं इसका आंसर, कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। बस यहाँ पर सिर्फ डेटा के रूप में बताया गया है या पूछा गया है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, लीची, है ना। लीची देखेंगे कि ये बिहार में भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा यहीं पे पैदा होता है, बिहार में, लीची का। विकल्प नंबर सी सही होगा। सवाल है बिहार के किस जिले में एनएच की लंबाई सर्वाधिक है? सवाल है बिहार के किस जिले में एनएच नेशनल हाईवे की लंबाई सर्वाधिक है? विकल्प में दे रखा है पटना, शिवहर, मधुबनी, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। बिहार के पटना जिले में एनएच की लंबाई सर्वाधिक है। ठीक है ना, बिहार में एनएच की कुल लंबाई आप देखेंगे तो 6,130 किलोमीटर है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? विकल्प नंबर ए। शिवहर में ना सबसे कम है, बिहार के शिवहर जिले में एनएच की लंबाई सबसे कम है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो एनएच की जो लंबाई है ना, आई थिंक 22 किलोमीटर है मात्र। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में एनएच की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो पटना में है, 6,130 किलोमीटर है, जबकि सबसे कम शिवहर में है, जहाँ पे मात्र 22 किलोमीटर है। ठीक है,
अच्छा, अगर आपसे सवाल हम एक पूछा जाए यहाँ पे या पूछ लिया जाए कि ग्रामीण पथ जो होता है ना, ग्रामीण सड़कें की सबसे ज़्यादा लंबाई किस ज़िले में है? ठीक है, ग्रामीण सड़कों की जो लंबाई है, जो पक्की सड़क होती है, उसकी लंबाई, सर्वाधिक लंबाई किस ज़िले में है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण सड़क सर्वाधिक जो देखने को मिलेगा मधुबनी में देखने को मिलेगा, मधुबनी। ठीक है, और सबसे कम आप देखेंगे तो अरवल में है। ठीक है, मधुबनी में कितना है इसकी लंबाई? ग्रामीण सड़क की जो लंबाई है यहाँ पे देखेंगे तो 5,980 किलोमीटर है, जबकि अरवल में सबसे कम 487 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं है? अब सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं है? विकल्प ने दे रखा है गोरखपुर, सिलीगुड़ी, रक्सौल, हल्दिया, बक्सर, भागलपुर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखना है, बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेसवे है। ठीक है ना, इसमें सब देखेंगे तो गोरखपुर सिलीगुड़ी है, जिसकी लंबाई आप देखेंगे तो 417 किलोमीटर है। यहाँ रक्सौल हल्दिया भी है, जहाँ इसकी लंबाई आप देखेंगे बिहार में 408 किलोमीटर है। बक्सर भागलपुर ये भी है, 300 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, और पटना से पूर्णिया ये भी एक देखेंगे कि 4 मेगा एक्सप्रेसवे में शामिल है, जिसकी लंबाई आप देखेंगे 250 किलोमीटर है। ठीक है, पटना पूर्णिया की। तो कुल मिलाकर के ये 3 हो गए। ठीक है, 3 और एक और यहाँ पे दिया गया होगा, हाँ देखिए, गोरखपुर सिलीगुड़ी, रक्सौल हल्दिया, बक्सर भागलपुर और पटना पूर्णिया, एक ये चौथा नंबर था। तो तीनों यहाँ पे सही है, तीनों यहाँ पे देखेंगे कि 4 मेगा एक्सप्रेस वे में शामिल है, विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो एक तो पहले याद रखिएगा कि बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेस वे है, और चारों का नाम याद रखना है। डिस्टेंस नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल सकता है, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से क्या पूछ ले। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि पटना पूर्णिया ये वाला जो है ना, पटना पूर्णिया ये वाला, ये पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे घोषित किया गया है। ठीक है, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का नया राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे क्रमांक क्या है? NE 9 है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। तो ये नहीं याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन ये डेटा जरूर याद रखिएगा, पटना पूर्णिया वाला। ठीक है ना, ये नया एक्सप्रेसवे बनाया गया है, इसे इसका नाम दिया गया है NE 9। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है? सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला कागज उत्पादन के लिए जाना जाता है? समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर होगा डी विकल्प, एक से अधिक। याद रखिएगा, बिहार के समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा, इन तीनों जिलों में कागज़ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, डी विकल्प सही होगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल था, विकल्प यहाँ पर ई दे रखा है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? सवाल क्या था? अच्छा ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं है? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे है ना, क्या हो जाएगा, ये तीनों शामिल है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? विकल्प नंबर ई सही होगा। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, सवाल ये नहीं देख पाए हम, नहीं वाला। ठीक है, पूछा नहीं है, यही एग्जाम आप लोग गलती करते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या कहा जा रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं है? तो ये तीनों शामिल है ना। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ई विकल्प होगा यहाँ पे। यहाँ से मेरा ध्यान गया कि अरे यहाँ तो आंसर ई दिया हुआ था, वहाँ पे डी क्यों लगाए, है ना। चलिए, मेरी चोरी पकड़ी गई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्षमा चाहूँगा इसके लिए। चलिए अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? बताना है, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर होगा ई विकल्प, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य बिहार है। कौन सा है? बिहार है। ठीक है,
अब सवाल है कि बिहार में कहाँ पे जूट के कारखाने खोले गए हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने खोले गए हैं। कहाँ कहाँ, याद रखिएगा, पूर्णिया में खोला गया है, दूसरा कटिहार में, ठीक है, और एक है आपका दरभंगा में, ठीक है। चलिए, अच्छा ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे एक करंट अफेयर्स का न्यूज है कि पूर्णिया के मरांग में, कहाँ पे, पूर्णिया के मरांग में एक जूट पार्क, क्या, जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जूट पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो ये पूर्णिया में, पूर्णिया के मरांग जगह है वहाँ पे। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया है। सवाल फिर से सुन लीजिए, सवाल है किस राज्य में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया गया। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए बिहार, झारखंड, पंजाब, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बिहार इसका सही आंसर है। बिहार में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया, स्थापित किया गया है, ठीक है, गठित होना चाहिए या फिर है ना। चलिए, तो इस तरह का सवाल देख लीजिएगा, इसका आंसर बिहार होगा। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, टाइफून किस महानगर में, फिर से सुनिएगा सवाल, टाइफून किस महासागर में निर्मित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। सवाल है, टाइफून किस महासागर में निर्मित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। विकल्प में है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा टाइफून जो है ना, ये प्रशांत महासागर में निर्मित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है। जबकि याद रखिएगा ये जो टाइफून है ना, इसे अटलांटिक महासागर में ना इसे हरिकेन कहते हैं, यहाँ पे इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं, जबकि हिंद महासागर में इसे चक्रवात कहते हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियांज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियांज का मुख्यालय कहाँ है। विकल्प में है भारत, यूएसए, बांग्लादेश, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है भारत। भारत के दिल्ली है ना, दिल्ली में स्थापित की गई है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियांज का मुख्यालय, ठीक है। इसके बारे में हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, यहाँ से सवाल जरूर पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है, दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली की प्रजातियाँ जो है ना उसको संरक्षण करना। इसमें कौन कौन शामिल है, बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, चीता। एक बार आपको प्यूमा को आप लोग को हम दिखवाए थे ना, चित्र दिखवाए थे कि कैसा लगता है देखने में, ठीक है। चीता ये सब शामिल है इसमें। और इस गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत में है, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।